बहुत धन्यवाद सोनल। रामराज को लेकर दरअसल ये बहुत सारी बातें आती हैं कि एक न्यूज़ चैनल रामराज की बात कर रहा है। राम केवल किसी धर्म तक सीमित नहीं है। राम सत्य हैं, राम आस्था हैं, राम सुख हैं, राम विचार हैं, राम जीवन हैं, राम प्रेरणा है, राम संस्कृति हैं, राम विचार हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राम को केवल श्रद्धा के तौर पर देखना, राम के जीवन को, राम के अस्तित्व को दायरों में समेटना है। राम दरअसल विश्व है। बहुत स्वागत है सर, जोरदार तालियां हो जाएं अध्यक्ष जी के लिए। कुरुक्षेत्र की धरती, यहां से सांसद भी हैं नायब सैनी जी और बीजेपी के अध्यक्ष। सर, देश से लेकर विदेश सब जगह राम में माहौल हुआ है और नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है बगैर किसी डाउट के। किस तरह से महसूस करते हैं आप इस राम में माहौल को, कुरुक्षेत्र से लेकर आबू धाबी से लेकर पूरे देश में, कैसे वर्णन करेंगे? देखिए सोलंकी जी, क्योंकि राम बड़े लंबे समय से जिस प्रकार से एक इस नाम के ऊपर राजनीति होती रही लंबे समय से देश के अंदर, और कहीं ना कहीं जो भगवान श्री राम जो एक आस्था का केंद्र पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में जो भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक शंका थी कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और उस को अभी तक मंदिर वो नहीं मिला, अभी तक भी टेंट में विराजमान हैं। और उसको लेकर के जिस प्रकार का एक वातावरण देश में, कोई छोटा समय नहीं है, लंबी पीढ़ियाँ इसके अंदर गई, 500 वर्ष का इतिहास, और उस इतिहास को जो अमली जामा पहनाया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कहा भी है, एक शब्द कहा उन्होंने एक बात लोकसभा के अंदर कही थी कि मुझे इस देश की चिंता है, वोट की चिंता नहीं है। कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर देश के ऊपर शासन तंत्र जो जिन लोगों का रहा, उन्होंने देश के अंदर वोट की चिंता की है, देश की चिंता नहीं की है। और उसका परिणाम ये निकला कि लंबे समय तक भगवान श्री राम और अब भव्य दिव्य मंदिर जो अयोध्या के अंदर बना है, वो देश के 140 करोड़ लोगों की आस्थाओं का केंद्र बिंदु है। और जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरी दुनिया में भगवान श्री राम को मानने वाले लोग, जो आस्था रखने वाले लोग, पूरी दुनिया में एक राममय वातावरण देखने को मिला। हर गली मोहल्ले, हर घर के अंदर एक राम का वातावरण था। लोगों में एक श्रद्धा, खुशी का माहौल था कि 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम दिव्य मंदिर में आज विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये देश के लिए एक परम सौभाग्य की बात थी कि इतने लंबे समय के बाद वो अवसर प्रदान हुआ है। कई लोग इसके ऊपर लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति का केंद्र नहीं है, श्रद्धा का केंद्र है। और इस बात को लेकर के यात्रा भी निकाली और हमारे एजेंडे के अंदर भी था, और हमने कहा भी था
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। परंतु जिस प्रकार की राजनीति होती रही है उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसके ऊपर राजनीति शुरू की गई। कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी उस विरासत के ऊपर लंबे समय तक चोट की गई, और जो वो चोट की गई कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, हमारे आस्था के केंद्र थे, कहीं ना कहीं वो लुप्त होते दिखाई दिए। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर मैंने अपनी आंखों से ये देखा है, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे भगवान काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे महाकाल के उज्जैन के मंदिर को कॉरिडोर के रूप में तब्दील करने की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी का जहां प्रकाश पर्व हुआ था और वो स्थान पाकिस्तान के अंदर है। हमें ध्यान में है कि जब लोगों की एक बड़ी आस्था जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ, लोग बॉर्डर से खड़े होकर के देखते थे कि वो सामने गांव है, परंतु वहां नहीं जा सकते थे। परंतु गुरु नानक देव जी के प्रकाश जिस गांव के अंदर हुआ वहां पर भी कॉरिडोर बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, चाहे सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात है और चाहे भव्य और दिव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी उसको संभालने का काम, सहेजने का काम, उसके अंदर लोगों की श्रद्धा जो लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थान थे, अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो उसको भी माँ गंगा के सामने भगवान शिव वो देख रहे हैं। उस रास्ते को भी चौड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी कड़ी के अंदर उसको सहेजते हुए, उसका निर्माण करते हुए मैंने देखा है कि मेरे यहाँ पर भी जो महाभारत कालीन गांव बन रहा है, अनुभव केंद्र का जिसका उद्घाटन किया, उसके दो ब्लॉक हैं वो चालू कर दिए गए। 250 करोड़ रुपए की लागत से इस महाभारत कालीन गांव जहां भगवान श्री कृष्ण का गीता का संदेश जिस स्थल के ऊपर दिया है उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। लेकिन जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति विपक्ष करता रहा या दूसरे लोग करते रहे, वो कहते हैं कि राजनीति तो धर्म में आप लेकर आए हैं। ये जब जो कर रहे हैं, आप आस्था की चिंता कम है, आपको वोटों की ज्यादा है, वोट बहुत बल्क में मिलते हैं, इससे उनका सीधा आरोप रहता है। देखिए, क्योंकि राजनीति की अगर मैं बात कहूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो एफिडेविट दिया गया वो विपक्ष के द्वारा ही दिया गया जब वो सत्ता के अंदर थे। जब ये विचार होना चाहिए था सत्ता के अंदर बैठ करके कि भगवान श्री राम को भव्य मंदिर मिले, उस समय ये विचार हो रहा था सरकार के अंदर बैठ करके कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया गया कि ना रामायण है ना राम का कोई अस्तित्व है। ये विपक्ष के द्वारा, जब जो सत्ता के अंदर लोग बैठे थे उनके द्वारा ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया। और फिर यहां तक नहीं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए और वहां पर जिस प्रकार की रिपोर्ट्स निकल करके आई कि यहां पर भव्य मंदिर था, और तब भी वही विपक्ष के लोग थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने गए। वो कौन लोग थे वो उनको मालूम है।
और जाकर के बात बोलते हैं कि ये फैसला मत दे देना, नहीं तो देश के अंदर एक बवाल खड़ा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। परंतु भगवान श्री राम वो एक विकास का प्रतीक हैं, भगवान श्री राम एक श्रद्धा का प्रतीक हैं, वो ज्ञान का प्रतीक हैं। और लोगों में एक जो श्रद्धा है, और देखा भी है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो वहाँ पर कहीं पर भी देश के अंदर कोई पत्ता नहीं हिला, और आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वो अयोध्या के अंदर वो बन करके तैयार हो गया, उसकी प्राण निश्चित रूप से आप लोगों को बधाई, इसके बधाई के पात्र हैं आप। राम लला विराजमान हो गए हैं, लेकिन सैनी साहब आप मानते हैं कि रामराज आ गया है? देखिए, इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, रामराज की जो परिकल्पना है, रामराज की परिकल्पना जो मैंने कहा है कि हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी लगातार सुधारीकरण हुआ है। लोगों की जो आस्था के केंद्र बिंदु थे, उसके अंदर लोगों की बड़ी आस्था बढ़ी है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, लंबे समय के बाद देश ने एक नई करवट ली है। देश में एक नया भारत वो दिखाई देने लगा है, और वो दिखाई वैसे नहीं देने लगा है, उसके ऊपर 10 वर्षों में कहीं ना कहीं काम हुए हैं। भगवान श्री राम जो उनका एक विजन और जिस उस आस्था के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने, अगर हम देखें देश के अंदर सड़कों की 2014 से पहले क्या हालात थी, मैं तो कई बार चर्चा करता हूं, मैं देखता हूं कि जो 4 लेनिंग का जो कंसेप्ट था, ये 4 लेनिंग का कंसेप्ट आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए जब वो देश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले कंसेप्ट ही नहीं था, क्योंकि विपक्ष सत्ता में तो रहा है, परंतु देश को क्या दिशा मिलनी चाहिए, देश के अंदर कौन कौन से साधन खड़े होने चाहिए, समय समय के ऊपर आने वाली हमारी प्लानिंग क्या है, कि लगातार देश के अंदर आबादी भी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ रही है तो हमने आने वाले 20 साल 30 साल को सोच करके उसकी प्लानिंग आज खड़ी होनी चाहिए, वो बननी चाहिए। परंतु देश के अंदर 55 साल तक सत्ता में रहे, और सत्ता में रहते हुए उस दिशा के अंदर काम नहीं हो पाया, और वो मैं महसूस भी देश का हर व्यक्ति कर रहा है। देश में जिस प्रकार से सड़कें, 4 लेनिंग एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ना, और जोड़ना नहीं, उसका समय भी कम हो गया है, समय भी कम हो गया है, समय के साथ साथ व्यक्ति के खर्चे कम हो गए हैं। अगर हम देखें, खर्चे भी कम हुए हैं, उसका समय भी कम हुआ है, और वो जल्दी जाकर के अपना काम भी कर सकता है। इन 10 वर्षों के अंदर जो सड़कों का एक नेटवर्क, एक जाल पूरे देश के अंदर बिछा है, देश के लोगों को एक बड़ा लाभ उसका मिला है। ये राम राज्य की कल्पना है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर खड़ा किया। और अगर हम देखें, ये कोई वैसा विषय नहीं है। हम इस बात के बारे में भी बोलते हैं कि कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, देश को बताना चाहिए। हम ये बड़े उससे फख्र के साथ बात करते हैं कि उन्होंने श्वेत पत्र जारी करके देश को बताना चाहिए कि हमने 55 साल का शासन रहा, 55 साल के शासन के अंदर ये काम किए हैं, ये सुविधाएं लोगों को मिली हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ। हर प्रधानमंत्री ने आकर के अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम किया है, जिसका जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितनी उसकी ताकत थी, उस ताकत के अनुसार उसने काम किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल है,
10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर अगर हम बारीक से बारीक जगह के ऊपर भी नजर डालें तो हमें नया भारत दिखाई देता है, बदलता हुआ भारत दिखाई देता है। लेकिन अध्यक्ष जी दिक्कत क्या है, विपक्ष की बात करें तो वो कहता है कि ये जो राम में माहौल आप बनाते हैं, ये जो आप आस्था की बात करते हैं, ये आपको बहुत सूट करता है, बहुत रास आता है, क्योंकि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मणिपुर हो और देश के ऐसे मसले हैं जिनसे आप आसानी से ध्यान हटवा देते हैं। नहीं, देखिए, ये ध्यान हटवाने का विषय नहीं है। कांग्रेस को लंबा समय देश के ऊपर शासन करने का समय मिला, कोई छोटा समय नहीं मिला। 55 साल तक मैंने चर्चा की है, एक परिवार ने शासन किया है, एक परिवार 55 साल तक सत्ता में रहा है, कोई छोटा समय नहीं है। अगर हम बात करें सरकार की जो पॉलिसीज है, 60 साल के बाद रिटायर कर देती है व्यक्ति को। 55 साल अगर किसी व्यक्ति को देश के ऊपर शासन करने का समय मिल रहा है और 55 सालों के अंदर भी समस्या को समस्या बना करके लोगों के बीच में घुमाना और उसका एक भय दिखा करके वोट ले लेना, ये हमें नजर आया है। और जब भी चुनाव आ जाता था, चुनाव के समय जो नारा आता था, गरीबी हटाओ का नारा, वो सुनाई देता था, परंतु गरीबी नहीं हटी, गरीबी नहीं हटी। कोई छोटा समय नहीं था, लंबा कार्यकाल मिला, कुछ तो योजनाएं बननी चाहिए थी। खाली गरीब व्यक्ति को झांसे में देकर के वोट लेते रहे, परंतु उस दिशा के अंदर कदम नहीं उठा। अगर मैं आज बात करूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलते हैं लोकसभा के अंदर 2014 में कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। पूरे देश ने सुना, सेंट्रल हॉल के अंदर आज भी उसकी वीडियो होगी। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है। और जब गरीब की बात आती है, गरीब को जब देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं गरीब के साथ अन्याय हुआ है पिछली सरकारों के अंदर, मैं ये मानता हूं। और उन तक जो लाभ पहुंचना चाहिए था, जिस गति से गरीब व्यक्ति को उस गरीबी से निकालना चाहिए था, कांग्रेस सरकार उसको निकालने में नाकाम रही है। मुझे इस बात का ध्यान है कि कांग्रेस ने गरीब को तो गरीबी से बाहर नहीं निकाला, अपने कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया, गरीबी से बाहर निकाला है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहा था, मैंने कहा कि आज मुझे भी उस बात का फख्र होता है, मुझे भी उस बात से संतुष्टि मिलती है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि आज 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत किया है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था खड़ी करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार होगी। मुझे इस बात को लेकर के संतुष्टि है, मुझे खुशी है। मैं जब जाता हूं, मैं अपने हलके के अंदर यहाँ जब जाता हूं, मैंने चाबियां भी देने का काम किया है गरीब व्यक्ति को, उन माताओं को, बहनों को एक अच्छा मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम मैंने स्वयं किया है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर 2 कार्यक्रम किए हैं बड़े, लाडवा के अंदर किया है, शाहबाद के अंदर किया है मैंने। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आज उन माताओं बहनों को देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 4 वर्षों के अंदर, इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये काम करने का एक विजन है, यही राम में है। अगर मेरे पास घर है, मेरे पास सर के ऊपर छत है, तो यही जो भगवान श्री राम ने एक प्रेरणा दी है हमें, ये वही तो है। ये आज जब लोग अपने घर के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर सुखी हैं, शांति से रह रहे हैं, तो यही राम में है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं
2014 से पहले, आप कोई लंबा समय नहीं है, 2014 से पहले अगर आप देखिए, देश के अंदर एक भय का वातावरण था। परिवार से अगर व्यक्ति, कोई प्रमुख मुखिया व्यक्ति कोई बाहर जाता था तो उसके मन में भय होता था, पूरे परिवार के मन में भय होता था कि पता नहीं सुरक्षित आएगा नहीं आएगा। और क्या वातावरण था देश का 2014 से पहले, लंबा समय नहीं है। क्या आतंकवादी आते थे, हमारे जवानों को भी शूट कर जाते थे, गर्दन तक उतार करके ले जाते थे, उनके टुकड़े कर देते थे, सरकार देखती रहती थी, सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। और मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं कि जब हमारा आर्मी का जवान हमारी रक्षा के लिए खड़ा है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती थी। एक भय का वातावरण था और आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो एलओसी बॉर्डर को क्रॉस करते थे, क्रॉस करके देश के किसी भी भाग में जाकर के वो बम फोड़ देते थे, गोलीबारी हो जाती थी, लोग बेकसूर लोग मारे जाते थे। एक भय का वातावरण पूरे देश के अंदर था, परंतु सरकार देखती रहती थी और अपने आप को असहाय महसूस करती थी। इस प्रकार की सरकार दिखाई देती थी, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर एक मजबूत सरकार आज हमें दिखाई दे रही है। अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कुछ चेष्टा करता है तो हमारे नौजवान साथी उसको तुरंत ऊपर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये ताकत अगर किसी ने दी है, ये मजबूत भारत अगर दिखा है इन 10 वर्षों के अंदर, ये सुरक्षित भारत अगर दिखा है, आज मैं देखता हूं कि पूरे देश के अंदर आज कहीं इस प्रकार का घटनाक्रम दिखाई नहीं देता कि यहां पर बम फट गया, भाई बस के अंदर फट गया, ट्रेन के अंदर फट गया, आपने या भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट गया। आज इस प्रकार के घटनाक्रम दिखाई नहीं दे रहे और इसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है कि हमारे नौजवान, आज आर्मी भी हमारी वही है और हमारा शासन तंत्र भी वही है, परंतु आज मजबूत नेतृत्व देश के अंदर बैठा है। अगर मजबूत नेतृत्व बैठा है तो हम सब सुरक्षित हैं। ये आज देखने को माहौल पूरे देश के अंदर मिल रहा है। आज कहीं पर भी ये इस प्रकार का घटनाक्रम नहीं है। आपने जवानों की बात की, उनके उत्साह की बात की, उनकी जाबाजी की बात की, किसानों की भी बात कर लेते हैं। नहीं देखिए, ये भी आप ही की दूसरी सरकार तरफ मैं में, बताना चाहता हूं, यह भी आपकी सरकार में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ भी मैं बताना चाहता हूं, विपक्ष आज उसका क्या रवैया है। अगर हमारा नौजवान साथी आतंकवाद के ऊपर या आतंकवादी अड्डे के ऊपर प्रखरता से वहां प्रहार करता है तो विपक्ष उसका ब्यौरा मांगता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो आर्मी के ऊपर भी, हमारे नौजवान के ऊपर भी अगर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो फिर विपक्ष में भी रहने का उसको अधिकार नहीं है। तो उसको तो फिर रावणाली सेना में शामिल हो जाना चाहिए। उसको ये राम की जो सेना है, जो राम के अनुयायी हैं, जो राम के पद चिन्हों पे चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो देश देख रहा है सारा का सारा कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा। आज अगर हमारा नौजवान सर्जिकल स्ट्राइक करता है या एयर स्ट्राइक करता है तो उसका भी प्रूफ मांगने के लिए हमारा विपक्ष आता है। अरे ये किस प्रकार का, ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं हमारे आर्मी के उन नौजवान साथियों का जिनका मनोबल बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, विपक्ष ने उनके मनोबल को कम करने का काम किया। इसलिए देश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा रखा है और आपको सत्ता में बिठा रखा है। लेकिन अध्यक्ष जी, ये रामराज की परिकल्पना जवान, नौजवान, महिलाओं, इनके बगैर नहीं की जा सकती उसी तरह से, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। दूसरी बार किसानों को बैठना पड़ रहा है आपकी सरकार में और वही मांगे हैं उनकी, एमएसपी है, उसे लेकर उनके लिए भी रामराज नहीं है, उनका कहना ये। देखिए, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, किसान के जीवन में एक बड़ी तब्दीली लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अगर हम देखें, लंबे समय तक किसान की जो फसल थी, गेहूं और धान,
उसको ही एमएसपी पर खरीदा जा रहा था, आज भी खरीदा जा रहा है। इस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया गया विपक्ष के द्वारा कि एमएसपी बंद हो जाएगा। 10 वर्ष हो गए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हर वर्ष एमएसपी बढ़कर के किसान को मिल रहा है। एमएसपी ही बढ़कर के नहीं मिल रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रकल्प खड़े किए हैं, और वो प्रकल्प खड़े किए वो पहली बार खड़े हुए हैं, गति से खड़े हुए हैं। किसान की पैदावार बढ़ी है, उस पैदावार को बढ़ी हुई को भी नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। 2014 में जो पैदावार थी किसान की, आज उससे 1.5 गुना और ज्यादा बढ़ी है। आप आंकड़ों के हिसाब से बात कीजिए, 1.5 गुना ज्यादा इन 10 वर्षों के अंदर किसान की पैदावार बढ़ी है, और उस पैदावार को भी नरेंद्र मोदी एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे ध्यान में है, ये 2004-05 का विषय है। 2004-05 में किसान को खाद का एक थैला 367-467 रुपए का मिलता था। कांग्रेस की सरकार आ गई यूपीए की, और ये 2012-13 में उसका एमएसपी बढ़ गया। एमएसपी बढ़ गया तो वो किसान को जो 367 रुपए का खाद का थैला मिलता था वो 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। ये कांग्रेस के समय की बात है, यूपीए की सरकार की बात है, जो गठबंधन गठबंधन है उनके समय की बात है। ये सारे लोग इकट्ठे थे उस समय। ये 1200 रुपए का हो गया, किसान की चिंता नहीं हुई, किसान को वो 1200 रुपए का मिल रहा है, आज भी मिल रहा है 1200 रुपए का। और अगर आज आप देखें नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यकाल में 10 वर्षों का कार्यकाल हुआ है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आप उसके भाव पता करिए। जो खाद का एक थैला किसान को आज वो 1200 रुपए के अंदर मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत 2400 रुपए हो गई है। आप उसका पता करिए, परंतु मेरे किसान को वो 1200 रुपए का उपलब्ध हो रहा है। उसका एक पैसा भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बढ़ने दिया, किसान के ऊपर वजन नहीं होने दिया, और किसान को उसी भाव के अंदर वो खाद उपलब्ध हो रही है। और उसके आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार है, जो राम राज्य की हम बात करते हैं, राम राज्य क्या है उसके अंदर हमें देखना चाहिए। कहने को तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है अध्यक्ष जी, लेकिन एक बात 14 अन्य फसलें भी जी 14 अन्य फसलें भी मनोहर लाल जी की सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है हरियाणा के अंदर। पड़ोस में अभी चेंज हुई है, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अब आम आदमी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय तक शासन किया और अब आम आदमी कर रही है। आम आदमी की सरकार भी 2.5 वर्ष हो गए हैं। 2.5 वर्षों के अंदर किसान की, पंजाब के किसान की अन्य फसलें एमएसपी पर कितनी खरीदी जा रही हैं, कांग्रेस भी श्वेत पत्र जारी करे और आम आदमी भी जारी करे। देखिए, लोगों के बीच में इस प्रकार की भ्रम की स्थिति। लेकिन सवाल ये है अध्यक्ष जी, आप लोगों ने सस्ता खाद दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, किसानों को एमएसपी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन किसान सड़कों पे है क्यों? देखिए, इसका कहीं ना आपका कहीं कुछ दिया हुआ उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है, या आप बता नहीं पा रहे हैं? एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार चिंता की है किसान की, और उस किसान की है जो 2.5 एकड़ से कम का किसान है, कि उसकी पैदावार, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की आज तक नहीं सोचा किसी ने। अगर किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा है कि हमारे किसान की इनकम बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया 1 साल के अंदर
डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम वो किया जा रहा है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा किसान है, आपने किसान की बात की है कि किसान के हित में क्या क्या काम किए हैं, किसान को भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है। फिर वही है, किसान को मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी ये पहली बार हुआ है जो काम ये सरकार कर रही है। नहीं, अब आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान वो कह रहे हैं सम्मान कि निधि 21 तारीख से दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान को सुरक्षित किया है। उसके आंकड़े भी है मेरे पास। जो ये लोग बोलते थे कि किसान के ऊपर वजन डाल दिया है, किसान की जेब में से पैसा निकाल लिया है, ये आंकड़े हैं हमारे पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर 10 वर्ष तक रही। 10 वर्षों के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने जो किसान के, मेरे हरियाणा के किसान के फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है, उस खराबे का जो मुआवजा जो कांग्रेस के सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किसान तक पहुंचाने का काम किया है। 10 वर्षों के अंदर, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 10 वर्षों के अंदर जो हमारे पास फिगर आई है, जो फिगर उन्हीं की सरकार की थी, क्योंकि वो छुपती तो नहीं है, जितना लिखा उतना होगा, जितना वितरित किया उतना देना पड़ेगा, और वो पता लग जाता है। 1158 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर कांग्रेस ने किसान की फसल की खराबे का मुआवजा दिया, और उसका 267 करोड़ रुपया जो बच गया था, नहीं दे पाए थे ये लोग, उसके अंदर मनोहर लाल जी ने पहुंचाया। मनोहर लाल जी की सरकार 2014 में आई, उन्होंने पहुंचाया। परंतु मनोहर लाल जी ने इन 10 वर्षों के अंदर, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके डायरेक्ट खाते के अंदर 11,000 करोड़ रुपया इन 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। चलिए, ये इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, ये काम बहुत है किसानों के हित में जो काम हुए हैं। एक सवाल, आपने जो बात कही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी मैंने बात की है कि 2014 से बाद किसान की फसल पैदावार के अंदर बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसानों को सब्सिडी के ऊपर 60% से लेकर के 90% तक सब्सिडी दी। स्प्रिंकल वाटर और ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई हुई, अंतिम टेल तक मनोहर लाल जी ने पानी पहुंचाने का काम किया है, और उससे किसान की पैदावार बढ़ी है। उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदा है और उसको सब्सिडी वहां पर दी है। सब्सिडी देकर के किसान को मजबूत किया है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, अगर आप लोग नजर डालेंगे, ये पूरे देश के अंदर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों को सोलर पंप दिए हैं, हम देखते हैं सोलर पंप के माध्यम से सब्सिडी के ऊपर देने का काम किया है। उसके ऊपर भी सब्सिडी लगभग किसान को 45 से लेकर के 60% तक, 75% तक वो सब्सिडी किसान को मिली है। और अगर हम देख रहे हैं अलग अलग स्थानों के ऊपर जो पंप लगे हुए हैं, सोलर पंप, किसान को बिजली के बिल की भी चिंता नहीं है और वो अपने खेत के अंदर पानी दे सकता है। ये ऐसी योजनाएं जो लेकर के नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिसका किसान को लाभ मिल रहा है। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसान हितैषी हैं, जवान हितैषी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने पहली बार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान का जो इंस्ट्रूमेंट है, किसान का जो ट्रैक्टर है, उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम किया है। ये पहली बार है, आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं है। और उसके बाद भी मैं आपको एक आखिरी, आपका बड़ा लंबी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ये जो रामराज आपका दिल्ली से चल के पूरे देश में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रामराज स्थापित हो गया है, हरियाणा में दरअसल हुड्डा साहब कहते हैं कि ऐसा रामराज आप लाए हैं कि वहाँ जवान भी परेशान हैं।
वहाँ नौकरियों के बदले अटैचियाँ मिलती हैं, वहाँ किसान भी परेशान हैं, वो आपके रामराज से खुश नहीं है। हुड्डा साहब सीधे कहते हैं इस बात को। मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूँ आज इस आपके कार्यक्रम के अंदर, सोलंकी साहब, क्योंकि हुड्डा साहब बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, परंतु वो परिवार से ग्रस्त हैं, परिवारवादी के अंदर वो फंसे हुए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब को शायद उस बात के बारे में मालूम होगा कि स्वामीनाथन ने जब कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, आज 2014 से पहले और 2014 के बाद इन जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, आंकलन करना चाहिए आप लोगों को। उनकी सरकार का भी 10 वर्ष का करिए, हमारी सरकार का भी करिए। और मैं बोलता हूं इस बात को, मैं उनको भी कहता हूं, हुड्डा साहब को कहता हूं कि वो हर मंच से कहते हैं कि ईंट भी नहीं लगाई आपने 10 साल। मैं ये भी बात बोलता हूं कि किसानों के हित में जो उन्होंने काम किए हैं कांग्रेस सरकार ने किए हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार दिल्ली में थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी श्वेत पत्र जारी करें किसानों के ऊपर कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। मैंने 50 काम गनवाए हैं और अभी मेरे ख्याल 50 काम और होंगे जो मैं गनवा नहीं पा रहा हूँ, आपके समय के कारण नहीं गनवा पा रहा हूँ, जो किसान के हित के अंदर, मजबूती के अंदर जो काम किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए अध्यक्ष जी के लिए। अध्यक्ष जी का ये दावा भी है और ये वादा भी है हरियाणा की जनता से कि वो रामराज के लिए, उनकी चाहे वो दिल्ली में बैठी सरकार है या हरियाणा में मनोहर सरकार है, वो लगातार रामराज ला भी रही है, रामराज ले आई है और रामराज की परिकल्पना के लिए और आगे भी प्रयत्न करती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ, जो रामराज की आपने बात कही है उसकी परिकल्पना कहाँ दिखती है, क्योंकि इतने काम हुए हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, 55 सालों के अंदर कांग्रेस ने देश के अंदर एक एम्स खड़ा किया। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनको कुछ समय मिला था, उसी समय के छोटे समय के अंदर उन्होंने 4 एम्स खड़े किए। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के अभी हमारे हरियाणा के अंदर एक 22वां एम्स दिया है लगातार। ये रामराज की कल्पना है कि गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को, देश के नागरिक को अच्छा इलाज मिले। अच्छे इलाज के लिए वो कहीं अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाकर के अपना इलाज करा सके, यही राम राज्य है। और अगर हम देखें एजुकेशन के अंदर भी ये मनोहर लाल जी की सरकार ने एक बात कही कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलेगा। रोड मैप बना हरियाणा का, रोड मैप बना, तो रोड मैप के अंदर आप देखेंगे कि पूरे समय के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कॉलेज खड़ा हो गया। और आज हमारी बेटियां वहाँ पर पढ़ रही हैं और उनके लिए अलग से कॉलेज के अंदर बस की व्यवस्था छोड़ने के लिए और लेकर के आने के लिए जो सुरक्षा का भाव दिया है वो मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है। ये हमारी सरकार की कल्पना है कि जो राम राज्य की आप बात कर रहे हैं, राम राज्य, यही तो राम राज्य है कि लोगों को घर बैठे सुविधा मिले। आज घर बैठे ही पेंशन बन जाती है, आज घर बैठे ही बीपीएल कार्ड बन जाता है। ये क्या है? ये यही तो है कि लोगों को धक्के ना खाने पड़े। नहीं तो पेंशन बनवाने के लिए भी सेवा देनी पड़ती थी, 6-6 महीने अधिकारियों को चक्कर, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन लगती थी। परंतु आज घर बैठे ही उन लोगों को पेंशन भी लग रही है, आज घर बैठे ही उन लोगों को बीपीएल कार्ड बन रहा है, घर बैठे ही उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, कहीं जाना नहीं पड़ रहा। और ये मजबूत भारत, सुरक्षित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये देश और प्रदेश, ये डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, यही राम राज्य है। चलिए बधाई आपको कि आप रामराज के लिए काम करते रहें। सोनल। तो रामराज के इस कार्यक्रम में नायब सैनी साहब ने बहुत बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, आप इस मंच पर आए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। और हम एक सप्रेम भेंट रामचरितमानस के रूप में आपको देना चाहेंगे। जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि बहुत ही शानदार सत्र रहा। बहुत सारे सवाल जवाब हुए आगे की संभावनाओं पर भी और आज के समय पर भी, किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं और रामराज को
किस तरह से राज देख रहा है, राजनीति देख रही है, आगे किस तरह का भविष्य है, इन तमाम पहलुओं पर बड़े ही विस्तार से बहुत शानदार चर्चा रही। और बहुत बहुत शुक्रिया नायब सैनी साहब आपका हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक